नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत ई क्लब क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं और आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के कई सारे कारण थे, ठीक। कई सारे कारणों को पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में पूरी बात जानेंगे। 1857 की क्रांति का कारण क्या था और परिणाम क्या निकले। 1857 की क्रांति आखिरकार सफल क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी, कौन लोग हमारे साथ थे, कौन लोग हमारे साथ नहीं थे, कौन लोग तटस्थ थे, किसी के साथ नहीं थे। उसके बाद सैनिकों का जो अनुपात था, यानी आज के समय में जो भारतीय सैनिक थे उनकी मौजूदगी अंग्रेजी सैनिकों के कंपैरिजन में क्या थी। और फिर बाद में जब 1857 की क्रांति असफल हुई तो बाद में जाके फिर सैनिकों की दशा क्या हो गई, मतलब सैनिक किस टाइप से हो गए हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ डायग्राम, ये झांसी की रानी है और जो 1857 की क्रांति में शिरकत की थी। क्यों? क्योंकि भाई एक हड़प नीति भी आई थी। डलहौजी की हड़प नीति ने भारतीय राजाओं को रजवाड़ों को बहुत त्रस्त करके रख दिया था। हर एक वर्ग, हर एक तबके का वर्ग इनसे परेशान हो गया था। इनसे किनसे? अंग्रेजों से। इस बात को हम समझने जा रहे हैं। चलिए मित्रों, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं 1857 की क्रांति के कारण। कौन सी राइफल्स को बदला गया, कारतूसों में क्या लगाया गया, क्या हुआ, पूरी बात एक साथ हम लोग बहुत अच्छे ढंग से देखें। चलिए मित्रों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू, महत्वपूर्ण बिंदु, उनकी बात करते हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो भारत में अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड पॉम्पटन। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय, सॉरी, तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग, पॉम्पटन नहीं, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे अगर हम देखें कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था तो लॉर्ड पॉम्पटन। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करने वाला बादशाह था तो वो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। एवं इसकी पत्नी का नाम जिनत महल। इसका भी एक बड़ा रोल होता है 1857 की क्रांति में, उसको भी हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्पटन उस समय होते हैं। अगर बात करते हैं भारत में गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग की, उस समय जो गवर्नर जनरल होता है कैनिंग के समय में ये बड़ी 1857 की क्रांति घटित हुई। क्या हम ये जानते हैं जब कोई मुद्दा आता है जैसे क्रांति, क्या क्रांति को हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, इसका आंसर है नहीं। हम क्या शुरू करेंगे? हम विद्रोह शुरू करेंगे। क्यों भाई? क्रांति किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बात अगर हम जाने तो क्रांति क्या होता है? क्रांति शुरू से नहीं होती है। शुरू से क्या होता है? एक विद्रोह होता है शुरू से। हाँ जी, विद्रोह होता है। विद्रोह जब एक बड़ा रूप ले लेता है और विद्रोह के बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो इतिहास को बदल देता है। अगर ऐसा विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को क्या कहते हैं बच्चा? हम क्रांति कहते हैं। देखिए, क्रांति अलग होता, विद्रोह अलग होता, आंदोलन अलग होता, अनशन अलग होता, ये सब अलग अलग है। तो शुरुआत में 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था जो कि दमदम से शुरू हुआ था। ठीक है, एक एक बात बताएंगे, बिल्कुल सारी बात समझ जाएंगे, लेकिन क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको रहना है। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं तो कुछ बिंदु हम समझा रहे हैं। कैनिंग साहब की बात कर रहे हैं। मुगल बादशाह कौन था बच्चा? बहादुर शाह जफर द्वितीय। वही बात करते, विद्रोहों को दबाने के लिए इंग्लैंड से कौन आया था? तो कैंपबेल आया था। प्यारे साथियों, कौन आया था? कैंपबेल। कैंपबेल ने क्या किया था? विद्रोह को दबाने की में बड़ी भूमिका यहाँ निभाई थी। यहाँ जो अंग्रेजों की तरफ से जो लोग विद्रोह को दबाने के लिए आए और जिन्होंने काम किया अलग अलग जगह, जैसे अगर हम बात करें कि भाई बिहार से वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति का विद्रोह कर रहे थे, नाना साहब के साथ में तात्या तोपे जी कानपुर से थे, झांसी से झांसी की रानी। तो भाई ये लोग तो भारतीय थे, क्या इनको दबाने के लिए इनके कंपैरिजन में अंग्रेजों की तरफ से भी तो कोई था? तो इसका मतलब है हाँ, यहाँ थे। तो ऐसे जो लोग अंग्रेजों तरफ से बड़ा हिस्सा लिए, ठीक, गवर्नर रहे कहीं ना कहीं, ऐसे लोग भी यहाँ पे इसमें मारे गए। वो लोग तीन थे।
तीन लोग यहाँ पे लॉरेंस, बात करते हैं एक गवर्नर लेफ्टिनेंट नील, एक बात करते हैं हैवलॉक, ऐसे तीन लोग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैं पूरा करा दूंगा, बात बिल्कुल करनी है, बहुत अच्छे से क्लास को समझना है। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगली स्लाइड की तरफ अगर हम बच्चा बढ़ते हैं तो अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं 1857 की क्रांति के कुछ कारण रहे। चलो हम कारण को डिस्कस करने वाले हैं। तो कारण क्या रहते हैं 1857 की क्रांति के कारण? सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हड़प नीति। वो डलहौजी हड़प नीति लेके आया था। उस हड़प नीति के तहत उसने सबसे पहले जिसको हड़पा था उसका नाम क्या था, एवं सबसे बाद में जिसको हड़पा, सतारा। सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर जो सतारा था उसको हड़प नीति के तहत उसने हड़प लिया। क्या कह के भाई, इसमें भी इनके कुछ रूल रेगुलेशन थे। भाई जिस देसी रियासत के पास संतान नहीं है वो देसी रियासत अंग्रेजी शासन में विलय हो जाएगी, ये हड़प नीति के अंतर्गत था। वहीं अगर हम दूसरी बात कर ले रहे हैं, हड़प नीति के अंतर्गत ये भी था कि वो कुशासन का आरोप लगा के भी हड़प देते थे। जैसे सबसे बाद में अवध को हड़पा था, तो अवध को इन्होंने वाजिद अली शाह उनके जब हड़पा उनको तो क्या लगा दिया, कुशासन का आरोप। यहां से भी क्वेश्चन, तो हड़प नीति जो थी वो हड़प नीति से परेशान हो गए लोग। तो इस समय यहाँ राजनीतिक कारण में देखें तो इस समय जो भी पेशवा थे या जो भी जमींदार थे, यहाँ देखो जमींदार कौमा करके, यहाँ जो जमींदार तबका था उस जमींदार को जमींदार नहीं रहने दिया। भाई वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में शिरकत क्यों किए? क्योंकि उनकी जमींदारी चली गई। जमींदार बड़ा तुर्कटाई से, बड़ा एक तरीके कट्टरपंथ तरीके से कर उगाता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए भाई सूर अस्त नीति का प्रयोग करते थे अंग्रेज। भाई जो जमींदार है वो जमींदार एक टाइम पर, एक डेट पर सूर्य अस्त होने से पहले पूरा कर लाकर कहां पे, ब्रिटिश शासन में जमा कर देगा, नहीं तो उसकी जमींदारी चली जाएगी। उसका जो उसके पास जो जमीन है उस जमीन की नीलामी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जमींदार के गर्दन पे भी छुरी रखी होती थी। इसके लिए कि भाई कर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे नहीं बहुत बुरे तरीके से आपको कर को लेके आना है। जो कर नहीं दे रहा है उनको आपको अपने यहाँ बुलाना है, उनसे गुलामी कराना है, बिना दिहाड़ी के यानी बिना पैसे के उनसे मजदूरी कराना है। अगर भाई किसान की भी डेथ हो गई तो उसके बच्चे को पकड़ के भी जमींदार अपने यहाँ काम करा लेता। क्यों भाई? ये एक कट्टर नीति आई, लोग परेशान हो गए इससे। तो अगर हम बात करें हड़प नीति, एक राजनीतिक कारण की बात करते हैं तो हड़प नीति एक ऐसा राजनीतिक कारण थी जिसके अंदर लोग परेशान हो गए हैं और कहीं ना कहीं 1857 की एक सीढ़ी बनना तय हुई। भाई देखिए, आप लोग क्लास में हैं, क्लास से जब जाते हैं किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति बार बार टॉर्चर कर रहा है तो एक दिन फिर वो व्यक्ति मार ही देगा। अरे भाई पास से नहीं मारेगा तो ईंटा मार के भाग जाएगा, लेकिन मारेगा जरूर। वही बात होती है कि भाई बार बार अब भारतीयों को परेशान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भारतीयों को क्या है, हड़प नीति। हड़प नीति के बाद देखें जमींदारों के पास जमींदार नहीं रहे, पेशवा नहीं रहे। अरे भाई पेशवाओं की बात, नाना साहब, अरे धौंधू पंत अगर बात करते हैं कहां से, बिठूर से, ये क्या पेशवा रहे थे भाई? बताओ, नहीं रहे थे। ये पेशवा नहीं रहे, जमींदार नहीं रहे। हड़प नीति के अंतर्गत राजा देसी राजे रजवाड़ों को हड़पने लगे। इसी ये राजनीतिक कारण था 1857 की क्रांति का। आगे बढ़ता हूं साथियों, हम बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक कारण की। तो आर्थिक कारण में इन्होंने नीति लेके आए। मैं आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ा चुका हूं, महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ा चुका हूं, जमींदारी व्यवस्था यानी स्थायी बंदोबस्त समझा चुका हूं। अब यहाँ पे रैयतवाड़ी समझना, यहाँ पे भी किसानों से कर लिया जाता था अलग अलग हिसाब से। देखो बताता हूं, जमींदारी पहले तो समझो स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, इसको समझते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है बच्चा? तो स्थायी बंदोबस्त वो है जिसमें भूमि का स्वामी जमींदार है। कौन है? जमींदार। ये जमींदार पूरी भूमि का स्वामी है, फिर किसानों में ये बांट देगा भूमि को, फिर इनसे कहीं ना कहीं कर उगा के कहाँ पे, राजा रजवा वहां पे जो ब्रिटिश शासन होगा वहां पे जमा करने जाए, तो अलग अलग बांट देगा। तो स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार है वो बहुत बुरी तरीके से कर को उगा रहा है। एक बात, लोग परेशान हैं। अगर बात करते हैं महालवाड़ी, अगर महालवाड़ी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, यहाँ पे महालवाड़ी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है? जमीन का सर्वे सर्वा मुखिया होता था।
मुखिया कौन था सर? ये मुखिया गांव का प्रधान आज के समय का वो, और सबके पास फिर जमीनें होती थी, ये कर देते किसको? मुखिया को, और फिर मुखिया को सबका कर इकट्ठा ले जाके जमा करना होता था। अरे भाई किसी साल किसी व्यक्ति ने अगर कर नहीं दिया, क्योंकि सबके नाम से कर नहीं जाता था, यहाँ इकट्ठा कर जाता था, तो किसी के पास किसी साल कर नहीं है तब भी इस महालबाड़ी में थोड़ी सी उसे रिलैक्सेशन मिल। लेकिन मैं बात कहूँ वहीं रैयतबाड़ी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था, तो रैयतबाड़ी व्यवस्था में भी रिलैक्सेशन नहीं था, कहीं ना कहीं देखा जाए लोगों को, यहाँ पे भी लोग परेशान थे। तो ये कर नीतियां थी 3, जिससे लोग आर्थिक रूप से परेशान हो गए। भाई पैसा है नहीं है, देना है। इन्होंने भारत के उद्योगों को चौपट कर दिया है, ठीक, अकाल की स्थिति है फिर भी इनको कर देना है, ठीक है। हमारे और जो किसान वर्ग थे, राजा वर्ग थे, उनके बीच में सह संबंध था, उन संबंधों को इनके तोड़ने का काम किया है। देखो मैं बता रहा हूं आगे, रैयतबाड़ी व्यवस्था, महालबाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, उद्योगों का पतन कर दिया, कृषि उद्योगों का सह संबंध समाप्त कर दिया इनने, जनता पर अकाल की स्थिति हुई तब भी इनने कार्य ले लिया, बच्चा कर ले लिया है। तो कहीं ना कहीं जनता आर्थिक स्थिति, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, सामाजिक व्यवस्था। देखिए सामाजिक व्यवस्था मेरी अपनी सोच के इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर तो ठीक किया भाई काम। सती प्रथा का अंत क्या है, सही किया लॉर्ड विलियम बेटिंग जो रहा, उसने हमारे यहाँ के जो लोग थे उनकी सहायता से कहीं ना कहीं सती प्रथा का अंत कराए। लेकिन भाई हमारे यहाँ जो पुरोहित पंडित वर्ग है, उनके दादा पुरखों के जमाने से सती प्रथा चली आ रही है, वो उसी को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है इस बात के लिए कि भाई उनके धर्म को ठेस पहुंच। अंग्रेज बहुत चतुर था, कहीं ना कहीं अंग्रेज बहुत चतुर था, कभी भी हमारे धर्म से खिलवाड़ नहीं किया, धर्म को नहीं छेड़ा, सभ्यता को छेड़ा। सभ्यता को तो आज भी छेड़ रहा है, सभ्यता पे तो वो आज भी काम कर रहा है। अगर मैं बात कहूं सोची समझी चाल है एकदम से। अगर मैं आज के समय में देखूं कि पैंट जो पहनते हैं तो कैसे पहनते थे भाई, पहले चौड़ी मोरी के बेहतरीन आते थे, और आज के समय में देखो एंकल टाइप के आ गए, अब थोड़ा सा और देखो ओछे टाइप के आ गए, थोड़ा सा और आगे स्टेप बढ़ाया, चीरा लगा दिया, कपड़ा पीछे से डाल दिया, धीरे से कपड़ा भी हटा। ये क्या है, क्या हमारी सभ्यता है जो हम पहने? ये हमारी सभ्यता नहीं है। सभ्यता पे धीरे धीरे सोच समझ के अटैक हो रहा है और हम इस बात पे अनजान हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। हम इस स्मार्ट जमाने की दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं और अपनी सभ्यता को, त्योहारों को हम भूलते जा रहे हैं। बल्कि उस समय त्योहारों को मानते थे, त्योहारों को आज के समय में हम त्योहारों के दिन ही याद करते हैं और उसी दिन त्योहार हर साल फीके होते जाते हैं। ठीक, मैं ऑफलाइन क्लास में इस बात को बार बार बता रहा हूं, समझिए। आगे बढ़ने का काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की, तो सामाजिक व्यवस्था में इनने काम तो अच्छा किया, सती प्रथा का अंत ठीक था काम, मुझे नहीं लगता ये कोई बुरा काम था, सही काम किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पंडित पुरोहित लोग इससे नाराज हो गए। ठीक, अगर हम बात करें बाल विवाह पर रोक लगा दी, सही तो किया। ठीक, विधवा पुनर्विवाह शुरू कर दिया, ये भी ठीक किया। उसके बाद नरबली प्रथा पर रोक लगा दी, ये भी कहीं ना कहीं ठीक था। लेकिन भाई वो पुरोहित पंडित इस बात से नाराज हो गए हैं। ठीक है कि भाई हमारे दादा पुरखों के, ये नरबली प्रथा तो उसके जैसा था एक तरीके से कि आज के समय में अगर हम बोलें तो नागालैंड के समय में कहते हैं कि नागालैंड के लोग कुत्ता मार के खाते, तो क्या भाई इसकी पुष्टि रियली में है? हम कहते हैं अफवाह है, तो वैसी ही अफवाह थी एक नरबली प्रथा वाली, एक रियली रूप नहीं था इसका। तो भाई ये पता नहीं था रियली कि भाई ये नरबली प्रथा होती भी है कि नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उस बात पे रोक लगाई थी। तो लोग इस बात से भी, पुरोहित पंडित लोग इस बात से भी परेशान थे। 1813 में इन्होंने धार्मिक सुधार पर अटैक कर दिया। क्या 1813 में कहीं ना कहीं देखा जाए, 1813 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ईसाई कमिश्नरियों को प्रचार प्रसार के लिए भारत में आजादी दे दी। ठीक, धार्मिक, चलो भारतीयों ने इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी सभ्यता से खिलवाड़ किए। तो ये जो हम कारण देख रहे हैं, सामाजिक कारण भी रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी रहा है, आर्थिक कारण भी रहा है, धार्मिक सुधार को लेके भी इनने काम किए। हम नहीं सुधरना चाहते तभी भी। ठीक, कुछ लोग, सबके अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ लोग कहते हैं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ कहते हैं ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, कुछ कहते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच का षड्यंत्र था।
कई सारी बातें निकल के आती हैं। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, बताऊंगा मैं पूरी बात, ठीक, कि 1857 की क्रांति न सफल होने का सबसे वजह कारण क्या है। ठीक, सबसे अगर बोला जाए तो कमजोर कड़ी कौन साबित हुआ था, तो सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए थे कौन, तो इसका नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ हम लेके चलते हैं आपको। देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पे सैनिक सुधार, अगर हम बात करते हैं सैनिक सुधार के लिए, चलिए अगर हम बात करते हैं बच्चा सैनिक सुधार की, तो सैनिकों के लिए, जो हिंदू सैनिक होते थे, उन्हें, उनके लिए कहीं ना कहीं इनके मन में भावना सही नहीं थी। हिंदू सैनिक जिस पद पे सैनिक बना, हिंदू जो भी व्यक्ति होता था, जिस पद की उसने शपथ ली, हमेशा वो उसी पद पर रहेगा। वेतन नहीं बढ़ता था, पदोन्नति होती नहीं थी, भारतीयों को दाढ़ी मूछ रखने की आजादी नहीं। पता चले दाढ़ी क्यों नहीं रखने थे, राइफल्स का खटका चढ़ा रहे हैं भाई, पता चले कि दाढ़ी ही फंस गई, ठीक, निकाल रहे हैं उसे, तो ये बहुत सोच समझ के काम करते थे, ठीक है, कड़ा नहीं पहनने देते थे। तो भारतीय तबके के जो सैनिक थे, कहीं ना कहीं वो इस बात से गुस्सा थे। देखो हम देखते हैं भारतीय सैनिकों, यहां पर देखा जाए, यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं सैनिक सुधार की, तो देखो यहां पे हम बात करते हैं भेदभाव होता था किससे, भारतीय सैनिक से, ठीक, वेतन नहीं बढ़ती थी, पदोन्नति नहीं होती थी, दाढ़ी मूछ को नहीं रखने देते थे, ठीक, और हमें कहीं ना कहीं समुद्र पार करके भी लड़ाई के लिए जाना पड़ता था, ऐसा ये कहते थे, समुद्र पार करके, समुद्र पार करके, और भारतीय उस समय समुद्र पार करके लड़ाई करने नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि वो समझता था कि अगर हम ये जाएंगे और ऐसा करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो भारतीय नहीं जाना चाहते थे, फिर भी ये भेज देते थे। इस बात से परेशान थे, रुष्ट थे सैनिक, कहीं ना कहीं एक मौके की नजाकत में थे, मौका कब मिले और हम विद्रोह करें। मौका मिला, ठीक, लेकिन सफल नहीं हो पाया। क्यों? हमारे अपनों की वजह से। बताता हूं क्यों। अवध के सैनिक जो थे, उसकी अधिकता थी सैनिकों में, सैनिकों का जो अनुपात था वो 5:1 थे, मतलब 5 अगर भारतीय हैं तो 1 अंग्रेज है, ये अनुपात था। सोचिए आप, इतना डिफरेंट है अनुपात में। हम 1857 की क्रांति को बिल्कुल सफल बना सकते थे, लेकिन क्या था, कई सारे वजह थे, उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, सीमित स्वरूप था, सीमित क्षेत्र था, संसाधनों का अभाव था, नेतृत्व अच्छा नहीं था, सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, एक यूनिटी नहीं थी, एक साथ 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अंग्रेज बहुत सोची समझी चाल करते थे। क्या? बताता हूं, आगे बढ़िए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तकनीकी कारण, हाँ भाई, तकनीकी कारण की बात करते हैं, तो यहाँ पे अंग्रेजों की रेल सेवा शुरू हो गई। क्या? रेल सेवा। और अगर देखें तकनीकी कारण, 1857 की क्रांति को फैलाने में कहीं ना कहीं इसकी सुविधा है, इसकी भी सुविधा है कि रेल के माध्यम से जल्दी से क्रांति की आवाज फैल गई सभी जगह, एक बात। दूसरी बात, अंग्रेजों ने भारतीयों के उद्योग थे उनको समाप्त कर दिया, अपनी तकनीकी सुविधा लिया है। रेल, जहां आप देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, रेल के माध्यम से फटाक से व्यापार के लिए कच्चा माल भेज दिया। भारतीयों का व्यापार चौपट कर दिया, नील जितना चाहिए उतना ही उगवा रहे हैं, भारतीयों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है, व्यापार तो भाई खत्म हो ही जाएगा। माना कि आपको मान लो बीड़ी का व्यापार कर दें, ठीक, अब तेंदू पत्ता चाहिए और आपको वहां पे क्या चाहिए, तंबाकू। अब आपको तंबाकू नहीं मिल रहा है तो तेंदू पत्ता का क्या करोगे भाई? कोई बात कि रंगाई छपाई के लिए नील ही नहीं मिल रहा है, भारतीय लोग कहाँ ले जा रहे हैं, इंग्लैंड। जब यहाँ मिल ही नहीं रहा है, पहले तो भारतीय किसान नील करना नहीं चाहते, नील की खेती उस समय। क्यों? कोई भाई नील की खेती से जो जमीन होती वो बंजर हो जाती, नहीं, लेकिन जबरदस्ती करवाते, इसके लिए नियम कानून बना दिए गए कि भाई खेती के इतनी खेती है तो इतने हिस्से पे आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। और उसको कहाँ ले जा रहे हैं, ब्रिटेन, हमें दे नहीं रहे। लोग पूरी तरीका से परेशान हैं, मन बना चुके हैं, मौका नहीं मिल रहा है, ये मौका ही तो है। आगे रेल सेवा शुरू हो गई, डाक सेवा शुरू हो गई, डाक व्यवस्था शुरू हो गई। कहीं ना कहीं वो तकनीकी कारण है जिससे 1857 की क्रांति को फैलने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा और ये फैल गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं तात्कालिक कारण। ये वो तात्कालिक कारण है जिससे 1857 की क्रांति का विद्रोह
चिंगारी के रूप में फैल गया। तात्कालिक कारण में हुआ क्या भाई, जो इन्होंने दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस राइफल यानी बंदूक को बदलकर दिसंबर 1856 में नई जो बंदूक लेके आए इनफील्ड राइफल्स, उसमें जो कारतूस लगने हैं उस कारतूस में ऊपर ये चर्बी मर रहे हैं। क्या मर रहे हैं देखिए, हम उसको दिखाने का काम करते हैं। ये जो बंदूक लेके आए, ध्यान देना, बड़ी नाल की बंदूक क्यों लेके आए भाई, दूर तक मार करेगी, दूर तक मार करने वाली बंदूक लेके आए। उसमें जो कारतूसों का यूज होना है, उस कारतूस के ऊपर हमें दिख रहा है कि भाई देखो उस कारतूस के ऊपर कुछ मड़ा हुआ सा नजर आ रहा है, और यही तो होता था क्या, चर्बी। यही चर्बी होती थी। अब ये चर्बी किसकी होती थी, तो कहते थे वहां पे, जैसे पता चला कि ये गाय की चर्बी है। भाई हिंदू वर्ग गाय का मांस तो खा नहीं सकता है, एक बात। और दूसरी बात करते हैं, ये सुअर की चर्बी होती थी, इसमें सुअर मिला होता था, सुअर की चर्बी होती थी, सुअर। अब यहां से हिंदू के धर्म को ठेस पहुंच रही है, और यहां से कहीं ना कहीं मुस्लिम के धर्म को ठेस, यहां से कहीं मुस्लिम के धर्म को ठेस पहुंच रही है। तो ये यहां पे दिक्कत हो रही है बच्चा, ठीक। तो अब बात करेंगे यहां पे, ठीक, यहां जो चर्बी लगी उसमें हिंदू धर्म भी दिक्कत में आ रहा है, और अगर देखा जाए तो यहां पे जो मोमडन धर्म भी दिक्कत में आ रहा है। अब दोनों तबके के लोग परेशान इस बात से, लेकिन अभी ये अफवाह मात्र है, वो जो कारतूस इसको छीलने के बाद जो निकलता था वो ऐसे देखो, ऐसे होता था कारतूस। ये है कारतूस, कहीं ना कहीं ये कारतूस देखो, कहते थे इस कारतूस में जो चर्बी लगाते थे वो किस लिए लगाते थे, कि कहीं ना कहीं इसमें जंग ना लग जाए। अब इसको देखो, यहां से जो यहाँ ये टोपी होती है, यहाँ जो बंदूक का खटका दबाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, और ये लॉक जो है वो यहाँ गलेगा, तो यहाँ विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ है वो जलेगा, और उसके बाद यहाँ जो दिख रहा है आपको ये कारतूस, ये चीजें ये आगे की ओर भागेंगी। जितनी बड़ी नाल होगी ये उतनी दूर तक मार करेंगी। और ऐसे ही अगर इसमें देखा जाए तो कभी ये रॉड नहीं होता है, छल्ले के रूप में भी डली होती, ऐसे छल्ले के रूप, ठीक है। तो ये वो तात्कालिक कारण था जिसको क्या है, एनफील्ड राइफल्स जो थी, उसके बाद 1857 की क्रांति पूरी तरीके से एक विद्रोह में हो गई। चलिए बढ़ते हैं, उसी स्लाइड की ओर जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, देखो यहां ध्यान से, जी यहां आपको दिख रही हैं, ठीक। देखो ब्राउन बेस बंदूक दिसंबर 1856 में बदल दी गई, हटा दी गई। उसके बाद एनफील्ड राइफल्स दिसंबर 1856 में लाई गई। उसके बाद चर्बी लगे कारतूसों का यूज जनवरी 1857 में होने लगा, सुअर और गाय की। इतनी बात क्लियर है। तात्कालिक कारण, अब भाई ये अफवाह हो रही, ये अफवाह फैली, और इस अफवाह को मंगल पांडे ने कहीं ना कहीं देखने का प्रयास। तो कुछ एक जो सैनिक थे जहां पे ये कारतूस बन रहे थे, जहां पे ये कारतूस बन रहे थे, वहां पे कुछ सैनिक पहुंचे। एक सैनिक पहुंचा, उसने देखा कि भाई एक तरफ सुअर पड़ा हुआ है, बहुत सारे सुअर एक तरीके से हैं, और दूसरी बात करते हैं गाय माता बहुत डली हुई हैं, और चर्बी को निकाल के कढ़ाई में गर्म किया जा रहा है, और कारतूस के पे बना लेप करने के लिए उसकी चर्बी बनाई जा रही है। फिर ये जो चर्बी है, अब उसी को हमें दांत से छीलना है, फिर एनफील्ड राइफल्स में उसको फंसाना है, फिर उसके बाद चलाना है। भाई इस बात को पता चला, अब मंगल पांडे जी को यही बात पता चली, जो बैरकपुर छावनी से थे, उनको जब ये बात पता चली तो उन्होंने उस फैक्ट्री में जाके देखा भाई क्या हो रहा है, तो उन्हें ये पता चल गया भाई वहां पे इसके यहाँ पे इसमें बंदूक का जो कारतूस है उस पर टोपी मरी जा रही है, एक तरीके से किसकी, चर्बी की। फिर ये पहुंचे किसके पास, उस समय जो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज थे, इन दोनों के पास ये पहुंचे, और इन्होंने वो ये अपनी बात रखी। एक मिनट दीजिए। चलिए हम देखते हैं, इन्होंने अपनी बात रखी कि भाई कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, आप क्या करा रहे हैं, इन कारतूसों में आपने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट करा दिया, कि भाई कारतूस लगवा रहे हैं। हम हिंदू हैं, पंडित हैं, और इन्हें मंगल पांडे एक तेज तर्राक सैनिक हुआ करते थे,
अब इन्होंने कहा भाई तुमने तो हमारा धर्म भ्रष्ट करा दिया। तो भाई ये अफवाह है और ये ऐसा नहीं है। तो कहा भाई अब मंगल पांडे द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि भाई मैं देख के आ रहा हूं, अपनी इन्हीं आंखों से देख के आ रहा हूं, चर्बी मरी जा रही है कारतूस। अब बात गड़बड़ हो गई। कहा भाई तुम हमसे ही छिलवाओगे कारतूस, लो छील लेते, लगा के धांसे, जनरल बाज, लेफ्टिनेंट बाज खत्म, एक और लगा के लेफ्टिनेंट ह्यूज खत्म। अब यहीं से इस एवज में, इसकी वजह से उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी। इस बात का विद्रोह पूरे भारतीय सैनिकों में फैल गया। भारतीय सैनिकों ने उस कारतूस को चलाने से मना कर दिया। इस बात को हम देख ले रहे जल्दी से फटाफट देखो। अगर हम बात करते हैं जनवरी 1857 में, जनवरी 1857 में दमदम में, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ठीक, दमदम वाला क्षेत्र आज जो बांग्लादेश में पड़ता है, दमदम और बहरामपुर, यहां से 57 में एक विद्रोह नाम मात्र का शुरू होता है। उस समय का पश्चिम बंगाल था, उस समय का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जनवरी 1857 में दमदम में एक विद्रोह की थोड़ी, फरवरी 1857 में बहरामपुर, ये भी कहीं ना कहीं कहां पड़ता है, बांग्लादेश में, वहां से जो अब 30 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे द्वारा इसका विरोध हुआ और जनरल ह्यूज और जनरल बाज, लेफ्टिनेंट बाज की इन्होंने, लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट बाज जो थे उनकी इन्होंने क्या कर दी, एक मिनट, ह्यूज, ठीक, काट दीजिए, ठीक, कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को इनके द्वारा गोली मार दी गई, जिसके चलते इन्हें 8 अप्रैल 1800 फांसी दे दी गई। बस यही तात्कालिक कारण हुआ। यह पूछा जाता है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान दिया, तो व्यक्ति थे मंगल पांडे। वो व्यक्ति कौन थे जो किसी की तरफ नहीं रहे, तो जमींदार और साहूकार किसी की तरफ नहीं गए, और पढ़े लिखे लोग ना अंग्रेजों के साथ रहे ना भारतीयों के साथ रहे, तटस्थ रहे। पठानों ने अंग्रेजों का साथ दिया, सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जमींदारों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का साथ दिया, हमारा साथ नहीं दिया, ठीक है। और यहां से आगे की तरफ और बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में आपको ले जाने का काम करते हैं और बताते हैं कहां कहां से ये संबंधित रहा। देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, उसका सेनापति बख्श खां यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। मेरठ से ही तो 10 मई को शुरुआत होती है, मेरठ से ही शुरू होती है। लखनऊ बेगम हजरत महल, अगर बात करें बिहार, वीर कुंवर सिंह, ठीक, और बिहार के पटना से बाबा पीर अली, उसके बाद करते झांसी की रानी, ठीक, मनुबाई, छबीली, मणिकर्णिका, ये विद्रोह का सामना किया इन्होंने। क्यों? क्योंकि 1853 में इनको इनकी झांसी हड़पने का काम किया। और कानपुर में नाना साहब के साथ सैनिक संगठन का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है तात्या टोपे, रामचंद पांडु रंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर, सिंधिया लोग, हालांकि सिंधिया भारतीयों के साथ नहीं थे, ये अंग्रेजों के साथ थे। ये बैरकपुर छावनी है जहां से कहीं ना कहीं ये मंगल पांडे जी द्वारा विद्रोह शुरू किया गया। 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे, यहीं से शुरुआत होती है, तात्कालिक कारण यही होता है। आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से समझाने का काम करते हैं। ये वो झांसी की रानी, कुंवर सिंह और जो लोग 1857 की क्रांति में भाग लिए, उनका जे कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, फोटो उनकी दिखाई दे रहे हैं, जो 1857 की क्रांति में बलिदान दिए। देखिए 1857 की क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर का बिल्कुल नहीं था, सब अपने अपने लिए। भाई किसी की जमींदारी छिन गई तो किसी को पेंशन नहीं मिल रही, तो किसी के पति से, यानी बेगम हजरत महल, इनके पति से कहीं ना कहीं क्षेत्र छीन लिया गया। किसी पर हड़प नीति के तहत, अरे अवध को कैसे छीना था, को शासन का आरोप लगाकर अवधि तो लखनऊ है, तो वहीं झांसी में भी एक तरीके से हड़प नीति का विरोध किया। तो कोई स्पष्टता नहीं है, सब स्वतंत्रता के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, सब अपने लिए लड़ रहे। तभी 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको समझाने का काम करते हैं कौन कहां से था।
अगर हम बात करते हैं कहां से, दिल्ली, देखो ध्यान से, दिख रहा होगा सारी बात। अगर हम दिल्ली से बात करते हैं, जो विद्रोह के स्थान, भारतीय नेता और यहां से वो लोग जो इस विद्रोह को दबाने के लिए आए, जहां जहां पूछा जाता मोस्ट पॉइंट सारे के सारे डले हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 मिनट की क्लास हो गई है, आगे देखते हैं थोड़ा सा और क्लास को खत्म करते हैं। देखिए दिल्ली, दिल्ली में बहादुर शाह जफर था, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था, बख्श खां। कौन कर रहा था, बार बार बता रहा हूं, बख्श खां। हाँ, ये नेतृत्व कर रहा था यहाँ पे, ठीक, ये नेतृत्व कर रहा था। और अंग्रेजों की तरफ से जो दबाने का काम किया किसने, निकोलस ने किया। अगला लखनऊ, अरे लखनऊ, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इनके पति से अवध छीन लिया गया था, कैसे, शासन का आरोप लगाकर। और यहाँ पे अवध लखनऊ में जो लॉरेंस है, ये कहीं ना कहीं विद्रोह कर रहा, और भारत में ये मारा गया, भारत में ही मारा गया। जनरल कर्नल नील यही मारे गए थे, कर्नल हैवलॉक यही मारे गए थे। तो 3 लोग यहां मारे गए, नाम बता रहा हूं, दोबारा रिपीट किए। कानपुर, कानपुर में नाना साहब, नाना साहब के साथ में अगर देखा जाए तो कौन थे, तात्या टोपे, जो सैनिक संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। यहां कैंपबेल दबाने के लिए आया। अरे कैंपबेल ही तो इंग्लैंड से आया था 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए। आगे बढ़ता हूं, झांसी की रानी, ठीक है, तात्या टोपे इनके गुरु थे, पहले यहां थे, फिर उसके बाद ये यहां गए थे, सबसे लास्ट में यही पकड़े गए थे, जंगलों में भाग गए थे। जनरल ह्यूरोज ये आया था यहां पे झांसी में विद्रोह करने के लिए, झांसी की रानी के द्वारा इसकी एक आंख फोड़ गई थी। आगे बढ़ते हैं, बरेली, खान बहादुर खान और कैंपबेल ने यहां पे दमन किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ये थे। इनका ये कहते हैं कि सबसे अधिक विद्रोह कौन कर रहा था, तो ये सबसे ज्यादा कट्टर कौन थे अंग्रेजों के लिए, तो ये मौलवी लियाकत अली। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसा कौन सा कवि है, ऐसा कौन सा उर्दू कवि है जिसने 1857 की क्रांति को देखा, तो मिर्जा गालिब। आगे बढ़ता हूं, बिहार, बिहार में वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह क्यों, क्योंकि इनकी जमींदारी छीन ली गई थी। वहीं बिहार में पटना, पटना में बाबा पीर अली, क्यों, क्योंकि उनकी किताब पुस्तकालय था, किताब की दुकान की उसको बंद करा दिया, क्यों, क्योंकि वो वीर रस की किताबें बेचा करते थे। लोग किताबों को पढ़ के देशभक्ति की भावना उनके मन में आ जाती थी, जिसको अंग्रेजों ने देखा यार ये तो हमारा काम तमाम करा देंगे एक समय, तो उन्होंने इनकी बाबा पीर अली की दुकान बंद करा दी। दुकान बंद कराओगे मेरी, इस एवज में उन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया और उसका। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखो अगली बात अगर देखते हैं, अब बात करते हैं कैसे विस्तार हुआ, क्या हुआ। देखो 1857 की क्रांति के लिए जो एक डेट तय की गई वो 30 मई, कब, 30 मई 1857 को सभी जगह एक साथ विद्रोह करना है। भाई अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को मदरा पान सिखा दिया था। अब भारतीय जो लोग मदरा पीने वाले लोग, मदरा पीने वाले लोग जो होंगे वो कहीं ना कहीं मदरा पीकर वही बात बुनेंगे भाई कि कमल के फूल और चपाती के माध्यम से सभी जगह संदेश भेजा जा रहा है और 30 मई को तुम्हें एक साथ सब पूछेंगे। तो कहा साला ये क्या कह रहा है, ठीक, इसको थोड़ा एक आध पैक और पिलाओ, पिला के पूछो हाँ हाँ 30 मई को क्या होएगा, 30 मई को तुमको एक साथ कूचेंगे सब जगह। साला एक साथ कूचेंगे, क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा जब यार कमल का फूल और चपाती यानी रोटी के माध्यम से सभी जगह संदेश भेजा जा रहा है, किस बात का लेकर, एक साथ 30 मई को एक बड़ा विद्रोह अपन को करना है, वही होगा क्या 1857 की क्रांति, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ये तब अंग्रेजों ने देखा यार, उसको अंग्रेजों ने कहा कि 30 मई तक सब सैनिकों, कुछ भारतीय सैनिकों ने तितर बितर कर दो, एक साथ ना रहेंगे और ना फिर ये विद्रोह करेंगे। तो इस एवज में फिर लोगों ने, भारतीय सैनिक जो थे उन्होंने देखा कि भाई 30 मई को ये नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने लग 20 दिन पहले 10 मई 1857 को मेरठ से पहली क्रांति का विद्रोह हुआ और मेरठ में जो भी अंग्रेजी सैनिक थे उन सबको मारकर, भारतीय सैनिक वहां किडनैप थे उनको रिहा करा के दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। और 11 मई और 12 मई दिल्ली में ये लोग रहे, 12 मई को अंग्रेजों से दिल्ली को रिहा करा लिया। बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती, बहादुर शाह जफर के न चाहते हुए भी उसे जबरदस्ती क्या कर लिया गया, 1857 की क्रांति का नेता घोषित कर।
लेकिन वहीं अगर बात करें उसकी बीवी थोड़ी सी क्या अंग्रेजों से मिली हुई थी, जिनत महल जिसका नाम था। जिनत महल ने जो बहादुर शाह जफर थे उनकी सारी रणनीति अंग्रेजों को शेयर कर दी। उसके बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास में किडनैप कर लिया और रंगून। तो और बात क्या क्या लिखी है समझते हैं। यहाँ 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ और जो वहां सैनिक थे उनको रिहा करा लिया गया। उसके बाद 11 मई को ये दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। ठीक, और नेता किसे घोषित कर दिया? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर में वहां पे वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था? बस अभी अली हमने आपको बताया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो ये कहीं ना कहीं वो दिल्ली दरबार, बहादुर शाह जफर, यहाँ पे देखिए लड़ाई आपको समझ में आ रही है, सब लोग लड़ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पहुंच गए हैं और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये इस बात को समझते हैं कि 1857 की क्रांति की असफलता की मुख्य कारण क्या है, किसकी वजह से 1857 की क्रांति असफल हो गई। आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। देखिए असफल होने का कारण क्या था? असफल होने का कारण वही था, सीमित क्षेत्र थे, सीमित स्वरूप था। स्वरूप सेट नहीं किया था कि कैसे कैसे काम करेंगे, एकजुटता नहीं थी, संसाधन नहीं थे, उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा था, उद्देश्य की स्पष्टता नहीं थी। क्या करें आगे, उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे, करना क्या है। नेतृत्व अच्छा नहीं था, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व नहीं था। भाई देखिए कानपुर में विद्रोह हो रहा है, लखनऊ में विद्रोह हो रहा है, सभी जगह विद्रोह चल रहा है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह कहीं हो रहा है क्या? कहीं नहीं हो रहा है राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह। इसके चलते दिक्कत हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सीमित स्वरूप, सीमित स्वरूप था, सीमित क्षेत्र था, नेतृत्व का अभाव था, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व नहीं था, सीमित संसाधन था, संगठन का अभाव था। बाद में कांग्रेस भले इसमें आ जाता है, लेकिन उस समय तो संगठन का अभाव था, भारतीयों का समर्थन नहीं था। अरे भारतीयों में हम बार बार बोल रहे हैं, देखो जमींदार थे नहीं, जमींदार थे नहीं भारतीयों के साथ, ठीक, सूतखोर साहूकार थे नहीं, पठान अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, सिख अंग्रेजों की तरफ से कहीं ना कहीं शिरकत कर रहे थे, कई सारे लोग हमारे अपने लोग हमारे साथ नहीं थे। एक बात और, उद्देश्य की स्पष्टता नहीं थी। अरे भाई आप तैयारी कर रहे हो तो उसके बाद पता तो है आपको करना क्या है। भाई कोई ऐसा भी है कि जैसे तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूं मैं, तो बस काय का पेपर देना मुझे नहीं पता, मैं तो तैयारी कर रहा हूं, ऐसा है क्या? नहीं। तो उद्देश्य यहां स्पष्ट नहीं था, करना क्या है। जमींदारी चली गई, मैं तो विद्रोह कर रहा हूं, हड़प नीति के अंतर्गत मुझे हड़प लिया गया, मैं विद्रोह कर रहा हूं, मुझे पेंशन नहीं मिली इसलिए मैं विद्रोह कर रहा हूं। तो भाई उसके बाद करोगे क्या, नहीं पता, उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तो ये असफलता के कुछ कारण रहे। अब परिणाम क्या आए, रिजल्ट निकल के इससे क्या आया, उस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए रिजल्ट क्या आया। ठीक, रिजल्ट में सबसे पहली बात अगर बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद रानी जो क्राउन थी ब्रिटेन में, उन्होंने एक अधिकार पत्र पारित किया, जिसमें 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर भेज दिया गया और 1858 में रानी का भारत पर औपचारिक अधिकार हो गया। और रानी ने इसी के कंपैरिजन में एक सचिव का पद बनाया, उस सचिव के नीचे एक मंत्री परिषद का पद बना, उस मंत्री परिषद में 15 मंत्री होते थे जो सचिव की हेल्प करते थे और सचिव का संबंध सीधा रानी से होता था। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है। 1857 की क्रांति के बाद सैनिकों का जो संगठन किया गया, तो किस आयोग के माध्यम से? पील आयोग के माध्यम से। किस आयोग के माध्यम से? पील आयोग के माध्यम से। आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, देखिए 18 जुलाई 1858 तक विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, शासन क्राउन, सही नहीं लिखा है, क्राउन के हाथों में यानी रानी के हाथों में हो गया। ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई, डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई। ठीक है, देसी राजा जैसे थे पूर्व की स्थिति में वैसे ही रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं किया। सैनिकों का अनुपात बदल दिया, भारतीय सैनिक अगर 2 हैं तो वहां 1 अंग्रेज सैनिक। पहले 5:1 था, 2:1 हो गया। भारत में एक सचिव का पद बनाया गया और वो सचिव के पद के हेल्प करने के लिए कौन? मंत्री परिषद का मंत्री
मंत्री परिषद का एक पद बनाया गया। इस मंत्री परिषद में 15 मंत्री होते थे। ये 15 मंत्री सचिव की सहायता करते थे और सचिव का संबंध सीधा किससे था? क्राउन कहाँ है? इनसे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब देखिए 1857 की क्रांति के लिए स्टेटमेंट किसने क्या दिया, समझते हैं। स्टेटमेंट 1857 की क्रांति का समझिए। स्टेटमेंट देखिए कौन क्या कह रहा है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? E.R. रीज। अगली बात करते, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा? T.R. होम्स। अगली बात करते, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने कहा? तो कहा है आउटर ड्रम। ठीक है, जेम्स आउटर ड्रम और टेलर। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, टेलर अलग है। सैनिक विद्रोह किसने कहा? लॉरेंस ने। ये यहीं तो मारा गया था एक तरीके, लॉरेंस और सीले ने कहा है। ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, R.C. मजूमदार ने कहा। ठीक, अब यहां से यह पूछा जाता है B.D. सावरकर ने क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। B.D. सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह पेपर में पूछा गया है, ध्यान देना। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो द्विज रैनी और अशोक मेहता। द्विज रैनी और अशोक मेहता। अब एक बात और आती है, 1857 की सरकारी दस्तावेज को किसने लिखा? तो लिखा है S.N. सैनी। किसने लिखा? S.N. सैन या सैनी। तो यहाँ 1857 की क्रांति पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। ये पूरी 1857 की क्रांति को हम बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।